नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की। क्या होते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स? पर्यावरण से लगाव आपको कैसे मुनाफा दिला सकता है? ग्रीन बॉन्ड के फायदे क्या है? सरकार का इसको लाने के पीछे मकसद क्या है? सुरक्षित निवेश के साथ बेहतर मौके का रिटर्न आपके लिए कैसा हो सकता है? साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि नया साल 2023 फिक्स्ड इनकम के लिए क्या संकेत लेकर आया है। क्या फिक्स्ड इनकम से इस साल बनेगा पैसा? करने वाले हैं खास चर्चा हम। हमारे साथ अभी जो खास मेहमान हैं उनका परिचय करा देते हैं। धवल कपाड़िया हमारे साथ हैं, डायरेक्टर मैनेज पोर्टफोलियो मॉर्निंग स्टार। धवल, आपका स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। काफी ज्यादा जो फोकस है हम इर्द गिर्द देख पा रहे हैं ग्रीन एनर्जी पर, क्लीन एनर्जी, पर्यावरण और तमाम जितने भी सस्टेनेबल जो है एनर्जी, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और इनफैक्ट जो पिछला बजट था उसमें ही ग्रीन बॉन्ड्स की एक नींव रख दी गई थी और हमने इस साल की शुरुआत में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की एक किश्त भी जारी होते हुए देखी थी 25 जनवरी को। अब एक और किश्त हमारे सामने आने वाली है, इसलिए कई जो निवेशक है उनके लिए आसान भाषा में समझना जरूरी है कि ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है वो आखिर होते क्या है। जैसे सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है खास इसमें? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है इसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जैसे कि जैसे आपने पहले कहा कि जो ग्रीन एनर्जी रिलेटेड या एनवायरनमेंट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करने के लिए। ये एक्चुअली थोड़ा और ब्रॉडली में बोलूँ तो इंडिया ने और दूसरे काफी देशों ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह ने और पेरिस अग्रीमेंट में जो भी ले डाउन किए थे, उसमें एक बहुत जरूरी गोल है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के के बारे में बात करता है, जिसका ये मतलब होता है कि जो क्लाइमेट चेंज वगैरह, टेम्परेचर अलग अलग देशों में या ग्लोबली टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए वगैरह। तो इनके इनके साथ जो जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स या जो एनर्जी सोर्सेज वगैरह जो यूज हो सकते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है वगैरह वगैरह। तो ये सब जो एनर्जी सोर्सेज जो है उनको बढ़ावा देने के लिए ये गोल्स अपनाए गए थे। और ये बॉन्ड्स जो इश्यू हो रहे हैं, जैसे इंडिया में जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो इश्यू हुआ है एक ट्रांच, और अभी एक और ट्रांच अभी आने वाला है, उसका भी मकसद वही है कि ग्रीन एनर्जी सोर्सेज में या उसके जो जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स है उनमें इन्वेस्ट करें। दूसरे भी ऑप्शंस ये है कि जो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये बॉन्ड्स में से जो पैसे रेज हुए हैं। फिर जो वाटर कंजर्वेशन में यूज हो सकते हैं। तो ऐसे जो सिमिलर जो एनर्जी या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है, जो एनवायरनमेंट को बचा के उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में ये बॉन्ड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो जैसे हमने कहा कि जो इंडिया में फर्स्ट टाइम पिछले महीने ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इश्यू हुए हैं, तो इनमें से जो पैसा रेज होगा वो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट हो सकता है। तो जो इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि भाई एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, या उनको क्लाइमेट चेंज या ईएसजी जो फैक्टर्स जो हम कहते हैं उसकी तरफ उनका काफी बिलीफ या उनकी तरफ फोकस है, तो वो इस टाइप के बॉन्ड्स को देख सकते हैं। बिल्कुल। तो जितनी भी पर्यावरण फ्रेंडली योजनाएं हैं उनके लिए रकम इकट्ठा करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकार लेकर आई है और इसमें आपको सॉवरेन गारंटी मिलती है। मतलब ये सुरक्षित निवेश का एक तरीका है। कुछ और बारीकियां इसकी समझते हैं। संदीप बागला, सीईओ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, हमारे साथ हैं। संदीप जी, कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद करेंगे। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ये जो टाइमिंग है अभी इस ग्रीन बॉन्ड की सरकार की लाने की, आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? जैसा मैं शो की शुरुआत में कह रही थी, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब भारत ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और सरकार चाहती है कि ऐसी परियोजनाओं के लिए अगर रकम जुटानी है
तो एक ग्रीन बॉन्ड के जरिए वो इस उद्देश्य को पूरा कर सकती है। साथ ही हमने पिछला साल बॉन्ड मार्केट के लिए उतना कुछ उत्साहित नहीं देखा था, तो ऐसे टाइम पे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड आना कितना ज्यादा महत्व रखता है? मैं इसमें एक और एंगल आपको देता हूँ। आज 2 साल से करीब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जो विदेशी निवेशक हैं, वो इंडियन बॉन्ड्स में पैसा नहीं डाल रहे थे क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही थी और इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे, तो वो पैसा नहीं डाल रहे थे अभी तक। अ, हमारे देश में इतने निवेशक नहीं है शायद ये ग्रीन बॉन्ड्स खरीदने के लिए, लेकिन दूसरे देशों में काफी बड़े बड़े फंड्स हैं जिनको मैंडेट है कि ग्रीन बॉन्ड्स आप में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये टाइमिंग काफी अच्छी है क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी, अभी निवेशक भी आ सकते हैं बाजार में, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये ग्रीन बॉन्ड्स की जो इशुएंस है, ये काफी लाभदायक साबित हो सकती है गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि टाइमिंग बिल्कुल मुफीद है। इंटरेस्ट रेट की भी बात करेंगे क्योंकि हम ऐसे समय पर ये शो कर रहे हैं जब पूरी संभावना है कि एक बार फिर से जो सरकार है वो इस बार की क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगी। लेकिन उससे पहले जानना और समझना ये बेहद जरूरी है धवल कि ग्रीन बॉन्ड के एक निवेशक के लिए क्या फायदे हो सकते हैं। हम अलग अलग बॉन्ड्स की यहाँ पर बात करते हैं धवल, तो ग्रीन बॉन्ड अगर एक निवेशक के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो क्यों इसमें निवेश किया जाना एक निवेशक के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल, जैसे हम कह रहे हैं कि इंडिया में जो अभी फिलहाल तो ये फर्स्ट ट्रांच ही है, मतलब जो गवर्नमेंट अभी जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च कर रही है वो फर्स्ट ट्रांच है। एक ट्रांच हुआ है और अभी एक और ट्रांच जैसे हमने कहा अभी कुछ दिनों में होने वाला है। तो अभी बहुत, जैसे हम कहते हैं, बहुत अर्ली डेज है ये टाइप के बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल इंडिया में होने के लिए। और ज्यादा करके इनमें जो इन्वेस्टर्स आएंगे वो इंस्टीट्यूशनल या जैसे संदीप जी ने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए जो ये ऑप्शन होंगे बॉन्ड्स, उनके लिए एक करीबन मेरे हिसाब से 5% जो नॉर्मली दूसरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लिमिट अवेलेबल रहती है, तो उसमें इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं। इसके इन्वेस्टर के हिसाब से आप देखें तो 2 या 3 चीज सोचने वाली है इसमें या कंसिडर करने की जरूरत है। एक तो आपको इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमने कहा, इसका ये बॉन्ड्स से जो पैसा रेज होगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो सिर्फ जो फिनेंस करेंगे वो इस तरह के इन्वायरमेंट या क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कोई इन्वेस्टर की वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, उनको उस चीज से काफी लगाव है या काफी उनका फोकस है ईएसजी फैक्टर्स पे या क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स पे, तो उनको वो एक फायदा हो सकता है कि स्पेसिफिक आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बॉन्ड से आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स की तरफ, मतलब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में ही जाएगा, तो वो एक आपको फायदा है। दूसरा आप देखेंगे इन्वेस्टर के हिसाब से कि आपको कूपन या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है। तो जो फर्स्ट ट्रांच इशू हुआ था अभी 2 हफ्ते पहले, उसमें जो कूपन डिसाइड हुई, करीबन जो 5 और 10 साल के बॉन्ड्स इशू किए थे गवर्नमेंट ने, और उसमें जो कूपन या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुई वो 5 बेसिस पॉइंट्स, जो नॉर्मल रेट थी मार्केट में दूसरे जो जनरल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उनसे करीबन 5 बेसिस पॉइंट कम में इशू हुई है। तो अब रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो ये हो सकता है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से शायद थोड़ा कम मिल सकता है, हालांकि बहुत मामूली सा डिफरेंस है। तो एक दूसरा ये बेनिफिट है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा ये अर्ली डेज है, अभी तो बहुत मतलब कम ही बॉन्ड्स इशू हुए हैं इंडिया में। जो कॉर्पोरेट से दूसरे बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं वो ज्यादा करके इंटरनेशनल मार्केट में इशू किए हैं। वो यहाँ पे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या एक्सिम बैंक है, उन्होंने ग्लोबल मार्केट्स में ये टाइप के बॉन्ड इशू किए हैं। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए वो बॉन्ड्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट लेकिन ये एक स्पेस है जो शायद आगे चल के बढ़ते रहेगा। तो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं इन्वेस्टर के हिसाब से। एक शुरुआत है जो कि आगे इसमें हम आगे नए डेवलपमेंट जरूर देखेंगे। संदीप जी, जो इन्वेस्टर्स अब आने वाले टाइम में सरकारी बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं,
आपको लगता है कि ग्रीन बॉन्ड भी एक आकर्षक ऑफर या आकर्षक विकल्प है उनके लिए? दोनों को अगर हम ग्रीन बॉन्ड या फिर जैसे हम नॉन ग्रीन बॉन्ड या नॉर्मल बॉन्ड्स को अगर हम समझें, तो क्या एक अंतर एक निवेशक समझे इन दोनों में? देखिए, मेरे ख्याल से ग्रीन बॉन्ड के इशुएंस कम हैं अभी, तो उसमें सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी भी काफ़ी कम होगी। तो और जैसा कि उन्होंने समझाया अभी कि जो करंट बॉन्ड्स हैं, जो नॉर्मल ग्रीन बॉन्ड, नॉर्मल गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो एनोमली है, ये अपने आप करेक्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप चाहें तो ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और या फिर नॉर्मल गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें एज एन इन्वेस्टर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनका जो एंड यूज है या जो इनका उपयोग किया जाए, वो शायद वातावरण के फ्रेंडली प्रोत्साहन के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा जो क्लाइमेट फ्रेंडली या एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे। तो इसमें कोई अभी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके। इनफैक्ट धवल, थोड़ा सा जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब कंपनियां, ये तो सरकार उन परियोजनाओं से के लिए पैसे जुटाने की यहाँ पर लक्ष्य है उसका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के जरिए। जब हम ईएसजी फंड्स की बात करें, उनका भी मोर और लेस कुछ इसी तरीके का एक मोटिव रहता है। कुछ थोड़ा समझ के लिए आपसे, जो ईएसजी फंड्स हैं उनका काम करने का तरीका क्या है? जब हम ये अब ग्रीन बॉन्ड्स देख रहे हैं, उनका एक उद्देश्य क्या है? एक निवेशक के लिए, उसके पोर्टफोलियो के लिए ईएसजी फंड के क्या मायने हैं, या फिर ऐसे किसी ग्रीन बॉन्ड के मायने क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, दोनों में थोड़ा बहुत तो अंतर है ही। बिल्कुल, आप ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे या ईएसजी फंड में, तो ईएसजी फंड आप देखेंगे इंडिया में अभी कुछ ईएसजी फंड पिछले 1-2 साल में लॉन्च हुए हैं। तो ईएसजी फंड्स नॉर्मली इंडिया में जो अभी तक जो लॉन्च हुए हैं, वो ज्यादा करके शेयर्स या इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो कोई भी यहाँ पे इंडिया में फंड नहीं है जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी उस तरीके के बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड जैसे हम कह रहे हैं कि अभी अभी जस्ट शुरुआत हुई है इंडिया में लॉन्च होने की। तो ज्यादा करके जो ये सब ईएसजी फंड सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अंतर ये है कि यहाँ पे सिर्फ जो स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ईएसजी उनका स्कोर या उनकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, वो हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि वो इस तरीके की कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट कर रहे जो सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स या ग्रीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज में वो फंड, वो तो उनका बिजनेस सिर्फ वही डायरेक्शन या वही फोकस एरिया है। उनका फोकस जैसे आईटी सर्विसेज कंपनीज हो सकती है या बैंकिंग सेक्टर कंपनीज हो सकती है, तो अक्रॉस सेक्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ये फंड्स। लेकिन उनका मेन जो फोकस रहेगा कि इनके जो ईएसजी स्कोर है वो अच्छे होंगे। उसका ये मतलब है कि जो ईएसजी रिस्क है, एनवायरनमेंट या सोशल या गवर्नेंस जो रिस्क है, उसको वो अच्छी तरीके से जितना मैनेज कर पा रहे हैं, वो कंपनीज जो उस रेटिंग के हिसाब से अच्छी स्कोर करेगी, उस स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। और जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया है कि जो ग्रीन बॉन्ड्स है, उनका अलग ऑब्जेक्टिव है। उनका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ जो फंड रेज करेंगे वो सिर्फ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या उनको फिनेंस कर सकते हैं। तो उनमें काफी अंतर है। इंडिया में जैसे हमने कहा कि अभी फिलहाल जो मेन ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के लिए, वो ईएसजी फंड्स के हिसाब से अवेलेबल है, और उसमें अंडरलाइन जो इन्वेस्टमेंट्स है वो स्टॉक्स या इक्विटीज में, डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टमेंट हो रही है। मनी गुरु में आज हमारे साथ है संदीप बागला, सीईओ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, धवल कपाड़िया, डायरेक्टर मैनेज पोर्टफोलियो मॉर्निंग स्टार। संदीप जी, 2023 आपको क्या लगता है फिक्स्ड इनकम के लिए कैसा रह सकता है? ब्याज दरों में बढ़ोतरी एक और हम अनुमान जरूर जता रहे हैं, लेकिन हो सकता है, ऐसे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पीक आउट हो चुकी हैं ब्याज दरें और हम एक प्लेटू देख सकते हैं उसमें कि बहुत टाइम तक स्थिर रहे ये। इसको ध्यान में रखते हुए और बाकी जो भी कंडीशंस हैं हमारे इर्द गिर्द, जो कि आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड इनकम के लिए ये साल कैसा? स्वाति जी, मेरे ख्याल से ये साल 2023 काफ़ी हद तक बॉन्ड्स का साल माना जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी पीक आउट हो गया है
और अभी विशेषज्ञों का मानना है कि नेक्स्ट ईयर इसी समय हमारा इन्फ्लेशन 4.5 से 5 के बीच में रहेगा। मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप उस पर 200 बेसिस पॉइंट लगा भी लो और 10 ईयर का स्प्रेड, तो जो 10 साल की बॉन्ड आज 7.25-30 यील्ड पे चल रही है, वो हो सकता है कि 6.5 से 6.75 की रेंज में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो कोई भी इन्वेस्टर अगर ये बॉन्ड फंड में या गिल्ट फंड में या किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करता है, तो उसको उम्मीद हो सकती है कि उसको रिटर्न डबल डिजिट्स में आ जाए, 9 से 11% के आसपास आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो इक्विटी मार्केट्स आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और वहाँ पे अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जिससे मार्केट का रुझान थोड़ा नेगेटिव हो गया है। और बॉन्ड्स में उल्टा हुआ है, बॉन्ड्स के प्राइसेस गिरे हैं, यील्ड्स ऊपर गई हैं और अब इस मार्केट में थोड़ा सा झुकाव आ रहा है कि मार्केट थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नीचे जाता है तो बॉन्ड की यील्ड्स भी नीचे आएंगी और बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो अब इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो अभी तक जो लिक्विड फंड या बैंक फिक्स डिपॉजिट या जहाँ भी पैसा पड़ा है, उसको अगर लॉन्ग मैच्योरिटी फंड्स में और थोड़ा डालें तो उनको अच्छा कैपिटल गेन भी मिल सकता है और उनको जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी औसतन 7-7.5 के आसपास मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा विकल्प है कि अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा डेट को बढ़ाएं, वेटेज को, और जो डेट में है उसको भी आप स्विच करके थोड़ा रिस्की लॉन्गर मैच्योरिटी इंटरेस्ट रेट रिस्क लीजिए। इसमें सफलता पाने की काफ़ी उम्मीद है सर। इनफैक्ट धवल काफी ज्यादा फोकस में जो हम क्योंकि फिक्स्ड इनकम निवेश की बात कर रहे हैं, टारगेट मैच्योरिटी फंड काफी ज्यादा हमने फोकस में देखा है। उसके अलावा आपको क्या लग रहा है, ऐसे कौन से फंड है विद इन फिक्स्ड इनकम जहां पर निवेश के मौके तलाश सकते हैं अभी निवेशक इस साल? बिल्कुल, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के अलावा मेरे हिसाब से जो बॉन्ड फंड्स है, जैसे हमने अभी कहा कि जो थोड़े मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे 5 से 7 साल या उससे ज्यादा अवधि में जो ड्यूरेशन मेंटेन करेंगे, या जो उस टाइप के उस मैच्योरिटी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, तो उस टाइप के जो फंड्स है, जो मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन कैटेगरी जैसे हम कहते हैं, वो काफी अट्रैक्टिव लग रही है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक के, ऐसे लग रहा है कि यील्ड्स अभी पीक आउट हो चुके हैं और काफी उम्मीद है कि यहाँ से, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी पीक हो गया है इंडिया में, पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का जो रीडिंग आया है वो आरबीआई के टॉलरेंस बैंड में इन्फ्लेशन अभी प्रिंट हो रहा है। तो काफी एक्सपेक्टेशन है कि ये फंड्स के रिटर्न्स अच्छे होंगे, क्योंकि पिछले 6 या 12 महीने में उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट्स थोड़े कम हो सकते हैं ये करंट लेवल से, ऑल्दो आरबीआई तुरंत रेट कट करे या ना करे, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट लेवल्स अभी है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं लॉक इन करने के हिसाब से। इधर आप टारगेट मैच्योरिटी फंड देखिए, नहीं तो फिर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना है तो फिर आप मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि अभी साल की तो शुरुआत ही है संदीप जी, आप इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे कि उन्हें किन बातों का ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो अभी सेट करना है आने वाले साल के लिए? बिकॉज हम इक्विटी मार्केट में भी देख रहे हैं काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। जरूर आपने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट जो एलोकेशन है वो डेट में जरूर रखें, ध्यान में रखने की जरूरत है, पर लोगों को अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट करना है और कैपिटल अप्रिशिएट भी करना है, तो उसके लिए कोई खास एडवाइस? तो मेरे ख्याल से देखिए, इक्विटी में काफी लोगों का एलोकेशन शायद बढ़ गया हो, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स ने लास्ट 5-7 सालों में काफी बढ़ाव आया है। तो ये टाइम है उस एलोकेशन को करेक्ट करने का। हो सकता है आपने 50% इक्विटी में डाला हो, जो अब बढ़ के 75% हो गया हो आपके पोर्टफोलियो का। तो मेरा मानना है कि आपको अभी 60-70% फिक्स्ड इनकम में रहना चाहिए। और फिक्स्ड इनकम में भी आप 2-3 मैच्योरिटीज में आप डाल दें, चाहे टारगेट मैच्योरिटी हो, चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो, चाहे गिल्ट फंड हो, लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हो। और 30% आप इक्विटी में रहें कि भाई अगर मार्केट ऊपर आ गया तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। बट मुझे लगता है कि इस साल
डेट फंड्स के चांसेस ज़्यादा हैं आउट परफॉर्म करने के, चूंकि इक्विटी फंड्स के। ओके, तो डेट फंड बेहतर प्रदर्शन कर सकता है इक्विटी के मुकाबले, ऐसा संदीप बागला जी का मानना है। हमारे साथ चर्चा आपने की संदीप जी, और साथ ही आपका भी धन्यवाद करेंगे धवल, आप हमारे साथ मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए। कई बारीकियां हमने समझी ग्रीन बॉन्ड की और फिक्स्ड इनकम कैसा रहने वाला है इस साल में, इस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।